সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আজকে এই একটা আলোচনার জয়েন করার জন্য। আমি এই হঠাৎ এরকম একটা ডিসকাশন করতে চাইলাম, কিন্তু এটার মূল কৃতিত্ব শর্মিষ্ঠা দত্তগুপ্ত এবং আলাপের শর্মিষ্ঠা দত্তগুপ্তকে দিতে হবে। উনি বললেন যে একটা খেলাধুলা নিয়ে আলোচনা হলে ভালো হয়, এবং তখনই আমরা ঠিক করলাম যে একটু যদি দ্যুতি রাজি হতে পারে, ও তো এখন ঘরে বসে আছে, তাহলে খুব ভালো হয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরা কিছু খুদে বলা চলে না এদের, এরা যথেষ্ট, দেয়ার ইয়াং উইমেন, ঐশী, অনুষা, মেঘলিনা, এদেরকেও সঙ্গে পেয়ে আজকের এই আলোচনা শুরু করব। আমি হিন্দিতে কথা বলবো, আমায় মাফ করে দেবেন সবসময়, কিন্তু আমার হিন্দি খুব একটা ভালো হবে না। কিন্তু দ্যুতির সাথে আমি 2014 সাল থেকে একসাথে কাজ করছি। যে সময় প্রথম দ্যুতি চাঁদকে ইন্ডিয়ার টিম থেকে ব্যান করা হয়েছিল, সেই সময় তখন ওর 18 বছর বয়স। তখন থেকে ওকে আমি চিনি এবং আমরা হিন্দিতেই চিরকাল কথা বলেছি। আমার হিন্দি দ্যুতি ঠিক বুঝে দেবে বলে আমার ধারণা। দ্যুতি, थैंक यू तूने ये टाइम जो मिला बात करने के लिए हमसे, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मुझे पता है कि अभी अभी तुमने एक्सरसाइज ट्रेनिंग करके आके ये कॉन्वर्सेशन ज्वाइन किया है ना। तुम लॉकडाउन के टाइम भी तुम एक्सरसाइज वगैरह की टाइम जरूर निकाल रहे हो। जी, कुछ बोलोगे इसके बारे में? अभी तो लॉकडाउन चल रहा है हमारे उड़ीसा में, पूरा इंडिया में। तो अभी गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से सारी बाजार और मॉल और स्टेडियम सब कुछ बंद है। सब तो बंद है, लेकिन तो हम तो घर में है, क्योंकि कोरोना ऐसा वायरस है पूरी दुनिया में फैल हो चुकी है। तो इसका सामना करने का इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई दवाई नहीं है जिसको इलाज करने के लिए। तो एक ही रास्ता है, हम घर में रहेंगे तो हम सुस्त रह सकेंगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट का जो रूल रेगुलेशन है, निर्देश को पालन करना पड़ेगा, इसलिए मैं पालन कर रहा हूँ। मैं स्टेडियम नहीं जा रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। मेरी घर में जो सारा एक्सरसाइज हो रहा है बॉडी में, वही एक्सरसाइज कर रहा हूँ। जैसे कोर एक्सरसाइज हो, जॉइंट एक्सरसाइज हो, वो सारा जो एक्सरसाइज वही, सिर्फ रनिंग बंद है। लेकिन रनिंग के जगह मैं ज्यादा साइकिलिंग कर रहा हूँ। साइकिलिंग के साथ साथ जो ABC एक्सरसाइज होता है हमारा, वो भी मैं कंप्लीट कर रहा हूँ अभी, लेकिन बाहर नहीं जा रहा अभी। वेरी गुड। দ্যুতি, এই প্রসঙ্গে একটু বেঙ্গলি में थोड़ा बोल देती हूँ। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি যে আপনারা জানবেন অনেকেই যে এই বছর 2020 টোকিও অলিম্পিক গেমস হবার কথা ছিল। যেমন মানে প্রত্যেক 4 বছরে আমাদের অলিম্পিক গেমস হয়, কিন্তু এই করোনা ভাইরাস প্যান্ডেমিক হওয়ার কারণে ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটিকে ফাইনালি বলতে হয়েছে যে 2020 সালের অলিম্পিক গেমস পরের বছর অর্গানাইজ করা হবে, টোকিওতেই হবে, কিন্তু 1 বছর পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। দ্যুতি, আপনারা জানেন যে ও কিন্তু শুধু ন্যাশনাল লেভেল, ইন্টারন্যাশনাল লেভেল একজন অ্যাথলিট। লাস্ট ইয়ার ও ইউনিভার্সিয়াড ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি গেমসে গোল্ড এনেছে ইন্ডিয়ার জন্য। এশিয়ান গেমসে 2টো সিলভার আছে, অনেক এশিয়া লেভেলে অনেক মেডেলস আছে, বহুবার ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপস এবং ইন্টারন্যাশনাল, আগেরবার রিও অলিম্পিক্সেও গেছে, ও একজন অলিম্পিয়ান অ্যাথলিট অলরেডি। ও অবভিয়াসলি টোকিওতে যাবার জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছিল, ভালো দৌড়চ্ছিল, এবং এই সময় এই হঠাৎ করোনা ভাইরাস প্যান্ডেমিকের কারণে ওর তাতে যেন একটা জল ঢালা হয়ে গেল। তো আমি সেই প্রসঙ্গে একটু দ্যুতিকে প্রশ্ন করব। দ্যুতি, ये जो ओलंपिक्स के लिए तैयार हो रही थी तो उसके बारे में थोड़ा हमको अगर सबको कुछ बोलेगी तो अच्छा रहेगा। बेसिकली मैं 2018 में एशियन गेम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी। मैंने 100 मीटर और 200 मीटर में दोनों सिल्वर मेडल हासिल किया था। और इसके बाद 2019 में भी मैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में भी पहली भारतीय महिला के हिसाब से मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया। मेरा पूरा उम्मीद था कि इस बार जो टोक्यो ओलंपिक होगा इसमें मैं पूरी तरह से क्वालिफाई करूंगी और देश के लिए नाम रोशन करूंगी। इसके लिए मैं अच्छे से प्रिपरेशन कर रही थी। पूरा 2019 अक्टूबर से शुरू कर दिया था हमारा ट्रेनिंग।
और मेरा ट्रेनिंग मेरा 10 मेंबर टीम के साथ ट्रेनिंग कर रही थी। और मेरे टीम में कोच, असिस्टेंट कोच, न्यूट्रिशन, फिजियो और 2 रनिंग पार्टनर, ऐसे पूरा मिला के मैं 10 मेंबर के साथ ट्रेनिंग कर रही थी। और इसके लिए भी बहुत पैसा भी इन्वेस्टमेंट किया मैंने, कम से कम 30 लाख मैंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुकी हूँ मैंने, क्योंकि उन लोग का सैलरी, इनका लोग का रहना खाना सारा मैं खुद बेयर कर रही थी। और मेरा पूरा उम्मीद था कि इसी अप्रैल मंथ में ही मेरा क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि मेरा जो ट्रेनिंग चल रहा था अक्टूबर से लेके फरवरी तक, ये पूरा इंट्रेंस ट्रेनिंग चल रहा था। और फरवरी से शुरू हो जाना था मेरा स्पीड वर्कआउट। और स्पीड वर्कआउट में बॉडी अच्छा सा स्पीड पकड़ता है, जो मेरा एम है 11.15 करना है, इसको करके ओलंपिक जाना था। लेकिन ये कोरोना वायरस के वजह सारा ट्रेनिंग बंद हो गया और कंपटीशन भी बंद हो गया और ओलंपिक भी पोस्टपोन हो गया, नेक्स्ट ईयर को हो गया। तो इसमें तो एक ही तो फायदा है कि मुझे और चांस मिलेगा आगे जाने के लिए, लेकिन एक ही लॉस हुआ मेरा कि मेरा जो ट्रेनिंग किया है वो भी लॉस हुआ, और इसके साथ जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया था वो भी मेरा लॉस हुआ, जो दोबारा वापस नहीं आएगा। तो ये तो एक कभी पहले नहीं हुआ कि ओलंपिक गेम्स को एक साल पोस्टपोन किया गया है, ऐसा कभी नहीं हुआ इससे पहले, ये पहली बार है। और हम लोग देख रहे हैं कि हर जगह लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, ये जो वायरस है जी यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में, हर जगह, चाइना से लेके अमेरिका तक हर जगह बहुत लोग मरे जा रहे हैं। तो इंडिया पे भी अभी काफी डर है, लॉकडाउन चल रहा है लेकिन काफी डर है लोगों को कि क्या होगा, अस्पताल अगर फुल रहेगा तो कैसे लोगों को ट्रीटमेंट मिलेगा, एक्सेट्रा। तो इस ये जो टाइम है इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे तुमने कहा कि घर में रहना बहुत जरूरी है। लेकिन जी। ये जो फियर है हम सब में कि अगर ये हो जाए तो क्या होगा, ऐसा कुछ डर है? कौन सा? ऐसा जो अगर ये वायरस मेरे तक पहुंच जाए तो क्या होगा, अगर मुझे भी ये कोरोना वायरस आके मेरे मैं उसमें मुझे हॉस्पिटल जाना पड़े तो क्या होगा, ऐसा कुछ डर मन में काम करता है? तो सबके मन में अभी एक ही डर है कि सब कोरोना वायरस शायद आ जाएगा मेरी बॉडी को, तो इसलिए सब डर डर डरी हुई अंदर में है अभी। तो पता नहीं किसका कैसा अट्रैक्शन होगा, लेकिन हम खुद को सचेतन रखेंगे और खुद को सेफ्टी रखेंगे तो ये वायरस हमको अटैक नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए हमको एक ही रास्ता है, घर में रहना है, जो गवर्नमेंट का जो रूल है इसको फॉलो करना है। हम लोग थोड़ा और भी अलग चीजों को लेके भी बात करते हैं। 2014 साल की बात भी थोड़ा करते हैं कि जी दुती चंद एक सिर्फ इंटरनेशनल एथलीट नहीं है, वो एक फाइटर है जो सिर्फ ट्रैक में नहीं, ट्रैक के बाहर भी बहुत फाइट कर चुकी है। जी। तो ये फाइटिंग स्पिरिट कहाँ से मिलते हैं? फाइटिंग करने का तो नेचर मेरा शायद बचपन से ही शुरू है, क्योंकि मैं पहले तक गरीब के साथ फाइटिंग किया है। जिस टाइम में मैं स्पोर्ट्स शुरुआत की थी उस टाइम में रहने के लिए हमारे पास घर भी नहीं थी, ट्रेनिंग करने के लिए ग्राउंड भी नहीं थी, अच्छा डाइट भी नहीं मिल रहा था उस टाइम में, फिर भी मैं खुद का मेहनत के वजह मैंने आगे बढ़ी धीरे धीरे। और अचानक 2014 में मेरे को हाइपोनिज्म लगा के टीम से निकाल दिया गया था एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम से पहले। और मुझे कहा गया था कि तुम पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, तुम्हारा बॉडी में हाइपोनिज्म ज्यादा है। लेकिन उसके टाइम में इतना मालूम नहीं था, इतना मैच्योरिटी नहीं हुई थी कि हाइपोनिज्म क्या है, क्या रूल रेगुलेशन है। लेकिन फिर भी सारे दुनिया में मैं एक ही ब्लेम हो गई थी कि मैं लड़की नहीं हूँ, तो सब लड़का लड़का बोल रही थी। इस टाइम में किसी को समझाने के लिए कोई वक्त भी नहीं था, मुझे भी इतना मालूम नहीं था कि क्या रूल रेगुलेशन है। लेकिन भगवान के दुआ से मैं तो काफी टाइम ट्रैक में लड़ा है, काफी अच्छा अच्छा एथलीट को भी हराया मैंने। लेकिन पहली बार जब मेरे साथ ऐसे बुरा हुआ तो मेरे को ऑटोमेटिक भगवान के आशीर्वाद से मेरे को हिम्मत आई है। और आप लोग भी मुझे समझाया कि इस रेगुलेशन के बारे में, इसको कैसे फाइटिंग किया जाएगा। तो फिर मैंने हिम्मत के साथ लड़ाई किया, इसलिए क्योंकि ये मेरा हक है, देश के लिए खेलना और टीम में रहना ये मेरा हक है। इसमें जो रूल है, रूल के हिसाब से देखेंगे तो मेरा कोई गलती नहीं है, मैं कोई दवाई नहीं लिया, कोई डोप नहीं लिया, फिर भी मुझे टीम से ब्लेम करके निकाल दिया गया। और ये मेरा हक को पाने के लिए मैंने हिम्मत के साथ लड़ाई शुरू किया, जो बाद में मुझे सफल मिला और फिर से खेलने को चांस मिला। और ये जो लड़ाई का सिलसिला है ये तुम्हें हर वक्त रहा है। जी 2014 में, 18 साल में तुमने
IAAF इंटरनेशनल जो फेडरेशन है एथलेटिक्स फेडरेशन एथलेटिक्स के लिए, IAAF जी को चैलेंज कर दिया कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट में, जी जो जी लॉजान में स्विट्जरलैंड में है। इससे जी पहले कोई किसी ने भी कोई रेगुलेशंस को चैलेंज नहीं किया था। जी पहली एथलीट हो तुम ऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड से, पहली जी एथलीट हो तुम। उसके बाद भी काफी चीजों में जब भी ऐसा लगा कि जो राइट है, कोई भी चीज सही नहीं हो रहा है, तब भी तुमने बाहर आके मीडिया को या फिर जहां पर हो बात किया है। जी तो ये जो एक स्पिरिट रहता है कि जो सही है मैं उसके साथ हूँ, और अगर कोई जी सही नहीं है तो मैं उसके बारे में बोलूंगी, ये कहाँ जी से मिलता है अदिति? आ, वो तो पता नहीं है, मेरा अंदर से आता है। मुझे जो सच लगता है इसके साथ मैं फाइटिंग करते हैं, जो मुझे सच नहीं लगता है, बुरा लगता है, मैं इसके साथ भी फाइटिंग करते हैं। तो बचपन से मैं जो बताया, बचपन से ही मेरा अंदर में है, बॉडी में, कि खुद का हक को छीनना खुद का ही जिम्मेदारी है। तो जो भी करना है खुद के लिए करना है। तो इसलिए जो हमारा कोई गलती है तो दूसरे को ही पकड़ेगा, लेकिन दूसरे का जो कोई गलती करे तो हमको पकड़ना पड़ेगा। तो यही अंदर से है, भगवान के इस आशीर्वाद से। और एक चीज मैं पूछूंगी द्युति, ये लास्ट ईयर एक चीज के लिए सारे सारे वर्ल्ड में तुझे लेके बहुत बातें हुई और तुझे बहुत अप्रिसिएशन भी मिला काफी लोगों से, जिसको हम कोई शायद इससे पहले कोई नहीं सोचा था कि वो लोग द्युति चंद को लेके बात करेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। तूने कुछ ऐसे किया था तब लास्ट ईयर जिसके लिए सब लोगों को लगा कि अरे वाह, ये लड़की में तो कुछ जोश है। उसके बारे में कुछ कहना चाहेगी? वो जो बोल रही वो प्यार का जोश है। जब प्यार हो जाता है, इंसान के अंदर में बहुत सारा जोश निकलता है, बहुत हिम्मत आता है। तो 2019 में मेरा जो रिलेशनशिप को लेके पूरा हंगामा मचा गया था, जिसमें मेरे पेरेंट्स लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं दे रहे थे। मेरे जो पेरेंट्स की जो बड़ी दीदी है सरस्वती चांद, वो हमेशा मुझे टॉर्चर कर रही थी, मेंटल टॉर्चर दे रही थी कि इसी रिलेशनशिप को छोड़ दो, नहीं तो तुझे बहुत हैरान करूंगी। इसलिए बीच बीच में भी पैसा भी मुझे मांग रहा था। लेकिन ज्यादा से ज्यादा जब वो टॉर्चर होना शुरू हुआ तो मैं अच्छा से ट्रेन नहीं कर पा रही। इसलिए मैंने पब्लिश कर दिया मेरे रिलेशनशिप को कि मैं जो रिलेशनशिप है मेरा पर्सनल लाइफ है, इसको लेके इतना हंगामा मचाना कोई फायदा नहीं है। और ऐसे भी सुप्रीम कोर्ट ने 377 रूल को हटा दिया है क्राइम से। तो हम एक लड़की के साथ लड़की रह सकते, ऐसा कोई क्राइम नहीं है। तो इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, मेरा नेचुरल है। तो मैं एक लड़की को पसंद करती हूँ, लड़के के साथ रहूंगी। तो पहले पहले तो सारे लोगों ने मुझे बुरा सोचना शुरू किया, बुरा लैंग्वेज यूज करना शुरू किया, लेकिन बाद में धीरे धीरे इस चीज को जो समझना शुरू किया, तो मुझे सपोर्ट आना शुरू हुआ। हॉलीवुड से लेके बॉलीवुड, बॉलीवुड से लेके पूरा यूएस से यूके, एलिना जेंडर भी मुझे भी सपोर्ट दिया, और एलजीबीटी कम्युनिटी भी मुझे सपोर्ट दिया। तो धीरे धीरे सारे सपोर्ट करना शुरू किया। और ये जो जिंदगी है तेरी, जस्ट जहाँ में इतना फाइट करना पड़ा हर किसी के लिए, राइट के लिए, अपने राइट के लिए, जी इसको देख के जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको कैसा लगता होगा, तुझे लगता है? मुझे तो लग रहा है मैं जो कर रहा हूँ सोसाइटी के लिए कर रहा हूँ। मेरे लिए तो अच्छा हो रहा है, लेकिन सोसाइटी के लिए भी अच्छा हो रहा है। जैसे हाइपर जंप रूल के अगेंस्ट कोई भी अपील नहीं कर रहे थे, कोई चैलेंज नहीं करते, जिसके लिए कोई भी एथलीट ऐसा एथलीट पकड़ जाते थे वो लाइफ टाइम बैन कर देते। लेकिन मैं केस अपील करने के बाद अभी 120 को अलाउ कर रहे। कोई भी एथलीट, मेरे जैसा एथलीट पकड़े जाएंगे, इसको बैन नहीं कर सकेंगे, और अभी इसको 120 खेलने के लिए दिया जाएगा। ऐसे जो वो अभी जो रिलेशनशिप है, लेस्बियन रिलेशनशिप, सब लोग तो अंदर में कर रहे थे, लेकिन ये बाहर आके किसको बताने के लिए हिम्मत नहीं हो रहा था। लेकिन मैं पहली बार बताने के बाद सारा सोसाइटी मेरे जैसे कोई रिलेशनशिप वाले हैं, तो वो भी हिम्मत कर रहे कि हम भी ऐसे काठे साथ में रह सकेंगे, हम दुनिया को नहीं डरेंगे, क्योंकि हमारा ये अधिकार है, क्योंकि हमारा सबके पास फ्रीडम है हम खुद को जीने के लिए। तो जो अंदर में डर रही थी संस्कृति परंपरा के नाम पर, लोगों की बातों को ऐसे डर रहे थे अंदर में, तो अभी लोग डरेंगे नहीं। जो फ्यूचर में जो जनरेशन आएंगे हमारे जैसे, कोई रिलेशनशिप वाले रहेंगे या कोई अंदर से प्यार करने वाले रहेंगे, तो इनको कोई डर नहीं रहेगा अंदर में। थैंक यू द्युति, सल्यूट। वेलकम मैडम। मैं अभी हमारे साथ ओशी, अनुषा और मेघोलिना है, उनको उनके पास भी कुछ क्वेश्चंस है तेरे लिए, तो मैं जी पूछूंगी कि कौन पहले जाएगा? अनुषा, अल्फाबेटिकली। अनुषा फर्स्ट है। अनुषा, तुम खुद के बारे में 2 लाइन बोलो और फिर
द्युति को क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, तो मैं पहले टेनिस खेलती थी और अभी मैं 11th स्टैंडर्ड में हूँ और मैं अभी फुटबॉल खेलती हूँ, ज़्यादातर स्कूल लेवल में। और मेरा क्वेश्चन यही है कि आप जब स्टार्टिंग लाइन में खड़े रहे होते हो तब आपके मन में क्या चल रहा होता है? ये क्वेश्चन सब मीडिया वाले ही पूछते हैं। जब स्टार्टिंग लेवल में खड़ी होते तो मेरा मन में दिमाग में वही चलता है, मुझे फास्ट होना है, मेडल छीनना है, क्योंकि देश के लिए नाम रोशन करना है। लेकिन उसी टाइम में तो नर्वस ज्यादा हो जाता है बॉडी, क्योंकि बहुत अच्छा अच्छा फाइटर साथ में रहते हैं और इससे ज्यादा पब्लिक रहते हैं जो देखने वाले हैं। वो लोग सब नजर रखते हैं कि दुती चंद कैसे भागेगी। जैसे नेशनल लेवल में कोई भी कंपटीशन होता है, सारे मीडिया का फोकस मेरे ऊपर ही रहता है, बच्चों का फोकस मेरे ऊपर में रहता है। तो हमेशा मैं माइंड में दिमाग में चलता है, मैं यहाँ पे जीतूं या हार जाऊंगी। जीत जाऊंगी तो मेरे को तो बहुत नाम मिलेगा, हार जाएंगे तो फिर लोग मुझसे पूछेंगे, नहीं सारा सवाल करना शुरू कर देंगे। तो इसमें मन में डर आता है। लेकिन मैं जब वो ऑन एयर मार्क और सेट हो जाता है तो तभी मैं खुद को कॉन्सेंट्रेशन कर देती कि मुझे यहाँ पे जीतना है। तो अच्छी जो जो ट्रेनिंग किया है इसको याद कराते हैं अंदर में कि मुझे क्या क्या ट्रेनिंग कमी है या क्या ज्यादा ट्रेनिंग किया है मैंने। तो फिर इस भगवान का नाम लेके मैं पूरा स्टार्टिंग से लेकर फिनिश तक जब वो रनिंग करते हैं तो बीच में एक ही ख्याल आता है कि मुझे जीतना है। और हाँ, लास्ट मोमेंट पे जीत जाते हैं तो मुझे बहुत खुशी होता है कि मैं जो मेहनत करती थी बचपन से लेके अभी तक, तो इसका फल अभी मुझे मिल रहा है। थैंक यू। बोल। Rishi, next is next is Meghalina. If I go alphabetically. मेरा नाम मेघलीना है। हम कलकत्ता से हैं। हम बैडमिंटन बहुत छोटे से ही खेलते हैं और हमें वो बहुत अच्छा लगता है। तो अब तो हम खेल नहीं सकते, पर घर में हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्किपिंग कर रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन है, आप जब जीतते हैं और आप जब फिनिशिंग लाइन पहले क्रॉस करते हैं और उस समय आपको क्या लगता है? एथलेट का तो ट्रेनिंग ज्यादा रहता है, 365 दिन ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन कंपटीशन से 10-15 सेकंड के बीच में ही खत्म हो जाता है। तो स्टार्टिंग में तो बहुत डर रहता है अंदर में कि मुझे जीतना है या हार जाएंगे, वैसा ख्याल रहता है माइंड में। लेकिन जब फिनिशिंग कवर हो जाता है तो माइंड में वही घुसता है, मैं जीता हूँ या हार गई, फर्स्ट है या सेकंड है या थर्ड है, ऐसे ऐसे माइंड में पूरा रहता है हमेशा इस टाइम में, जब तक वो कंप्यूटर में नाम नहीं आता है कि नंबर नहीं आता है। और अंदर में वही डर रहता है। जब जीत जाते तो खुशी मनाते और हार जाते तो फिर पूरा दुखी हो जाता है अंदर से कि मैं ये कर नहीं पाए करके। थैंक यू। Rishi, मेरा नाम ओइशी है और मैं टेनिस खेलती हूँ बचपन से और मैं भी क्लास 11 में हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि आपका जो डाइट है, एक एथलीट का हर अलग अलग डाइट होता है, तो आपका जैसे डाइट है और अभी लॉकडाउन की वजह से खाना बाजार बंद हो चुका है, बहुत कम खाना मिल रहा है, बहुत कम बाहर जा पा रहे हैं। तो ये आपका ये जो डाइट है वो आप कैसे फॉलो करते हो, क्योंकि लॉकडाउन के बाद भी आपको खेलना है? स्पोर्ट्स पर्सन को तो डाइट के ऊपर ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, इसका खाना, रेस्टिंग, ट्रेनिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। अभी लॉकडाउन के लिए मैं तो एक ही बोलूंगी, मेरे पास खाना की कमी नहीं है, मैं सारा 2 महीने के लिए खाना मौजूद करके रखा है मेरे पास में। और ट्रेनिंग के टाइम में जब वो ज्यादा प्रोटीन वगैरह खाना ले रही थी, लेकिन अभी वो प्रोटीन वगैरह खाना इतना नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि अभी ट्रेनिंग नहीं है। और पहले जो सप्लीमेंट ले रही थी ट्रेनिंग के टाइम में, वो सप्लीमेंट भी अभी बंद कर दिया मैंने। और ज्यादा से ज्यादा अभी घर में जो जो मेरा पसंद खाना का थी, बचपन में खा रही थी मैंने घर में, वो अभी खुद बना के खाना खा रही हूँ। आपने देखे होंगे फेसबुक में मैं बहुत सारा वीडियो छोड़ा है मेरा खाना बनाने का, तो वही खाना ज्यादा खा रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा वेजिटेरियन पर अभी ध्यान दे रहा हूँ मैं, क्योंकि ट्रेनिंग के टाइम में तो बहुत सारा चिकन हो, मटन, नॉनवेज खाना पड़ता था, लेकिन अभी वो नॉनवेज नहीं खा रही हूँ, क्योंकि अभी ट्रेनिंग बंद है, ज्यादा खाऊंगे तो फिर बॉडी फैट बढ़ जाएगा। तो इसलिए वेजिटेरियन के ऊपर ध्यान दें, जैसे घर का सब्जी वगैरह रहता है इसको बना के खाते हैं। तो और इसके साथ ज्यादा मेहनत भी कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैं ट्रेनिंग छोड़ दिया, ट्रेनिंग तक कंटिन्यू कर रहा हूँ, सिर्फ रनिंग बंद है, रनिंग की जगह मैं साइकिलिंग ज्यादा कर रहा हूँ और इसके साथ साथ जिम में एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ। second round of questions. Anusha, do you have তোমার অন্য কোনো প্রশ্ন আছে আর দ্যুতির জন্য?
Can I ask after Oishi or Meghalina? হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই। মেঘলিনা, তোমার প্রশ্ন আছে না? আমি ঐশীর কাছে যাব। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। बोलिए। मैं तो बैडमिंटन खेलती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ ओपोनेंट का दिमाग में जो चल रहा है उसको पढ़ने को। रनिंग में भी क्या ये करना पड़ता है? रनिंग में हमारे वार्म अप टाइम में पता चल जाता है कौन सा बच्चा के माइंड में क्या चलता है। जो अच्छा प्रिपरेशन करके आता है वो सबके हम सामने हंसते रहते हैं और बोलते हैं कि हाँ आ जाओ खेलेंगे मस्ती करेंगे, ऐसा सब बोलते हैं। जो प्रिपरेशन नहीं है, किसका अंदर में इंजरी रहता है, हैमस्ट्रिंग इंजरी या किस कमर का पेन रहता है या अच्छा से ट्रेनिंग नहीं, वो हमेशा सोचता है ये द्वितीय में कैसे भागूंगी, इतना बड़ा बड़ा एथलीट लोग आया है, मेरा परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है, मेरा पर्सनल बेस्ट इतना नहीं है। तो हमेशा इसका जो कमजोरी का जो चीज है वो हमेशा बताते रहते हैं। तो उसी टाइम हमको पता चलता है ये कितना फिट है। तो फिर जब ट्रैक जाते हैं तो जो प्रिपरेशन करके आता है वो सिर्फ फिनिशिंग पॉइंट को फोकस करते हैं, लेकिन ये जो प्रिपरेशन करके नहीं आते वो सिर्फ एथलीट वालों को इधर उधर देखते रहते हैं और इसी टाइम पता चलता है कि ये कितना फिट है। थैंक यू। ঐশী, जी, मेरा सवाल है कि आप एक बहुत ही बड़ा फाइट करके आए हो और बहुत लंबा था ये फाइट। तो ये इस फाइट के बाद जब आप पहली बार फिर से ट्रैक पे आए, पहला रेस जो था आपका, तब उस समय आपको कैसा फीलिंग हो रहा था? जिस टाइम मुझे बैन लगा गया था उस टाइम में तो मुझे बहुत ब्लेम करा गया था पूरी दुनिया में, लेकिन मेरे जो सारे फाइटर लोग थे सब ने बोल रहे थे कि तो अभी वापस दोबारा नहीं आएगा, अभी हम लोग खेलेंगे, हम लोग जीतेंगे। और मुझे बहुत दुख हो रहा था इस टाइम में क्योंकि मैं इतने अच्छे एथलीट थे और ताइपे में हुआ था जूनियर एशिया, इसमें गोल्ड मेडल हासिल की थी मैंने 2014 में। और एशियन गेम कॉम्पिटिशन इतनी बड़ी कॉम्पिटिशन को भी मैंने सिलेक्ट हो गई थी इतनी कम उम्र में, जो पीटी उषा दीदी ने कभी किया नहीं था। लेकिन अचानक मुझे टीम से निकाल दिया और मेरे ऊपर बैन लगा दिया और मैंने फाइट भी अपील किया, चैलेंज किया मैंने कि मेरे साथ जो हो रहा है सारा गलत हो रहा है, मैं कोई गलती नहीं किया, मैं कोई डोपिंग नहीं लिया, मेरा जो है नेचुरल है। लेकिन भगवान के आशीर्वाद से और वैष्णो मैडम से हेल्प से सारे लोगों का मदद के वजह में ये चैलेंज को सामना किया और सामना करके जीता, फिर ट्रैक को वापस आई। पहली बार मैंने खेलने के लिए गया था इधर केरला, जो नेशनल गेम हुआ था 2015 में। सारे लोगों ने मुझे दूसरी नजर में देखना शुरू किया था, जो जो आखिर मेरे से अच्छा से बात कर रही थी पहले वो लोग मुझे दूसरा नजर में देख के बातचीत नहीं किया, इतना कोई भी मुझे अच्छा से बिहेव नहीं कर रहे थे उस टाइम में। और उस टाइम में भी इतना अच्छा फिट भी नहीं थी मेरी बॉडी, मैं सोच नहीं पाती थी कि मैं यहाँ पे जीतू करके। लेकिन भगवान से दुआ से मेरा जो पिछले जो मेहनत किया था और मैं जो हिम्मत लड़ाई किया, शायद भगवान का आशीर्वाद के ऊपर से मैं यहाँ पे पहली कंपटीशन में 100 मीटर में गोल्ड मेडल हासिल किया और इसके साथ मीट रिकॉर्ड भी किया। और अचानक फिर से अच्छा न्यूज आने शुरू हुआ क्योंकि सारी मीडिया वालों ने मेरे बारे में क्वेश्चन और बड़ा बड़ा आर्टिकल लिखना शुरू किया। मुझे बहुत खुशी महसूस हुई कि पहली बार मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया चैलेंज के बाद और मेडल के साथ साथ नया मीट रिकॉर्ड भी बनाया। मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगी इधर। मुझे याद है क्योंकि नेशनल गेम्स के टाइम मैं केरला आई थी। हाँ जी आप आई थी मैंने साथ हाँ, में थे। और 100 मीटर्स में गोल्ड जीतने के बाद वार्म अप ग्राउंड में हम लोग बैठे थे रात को, नॉट वार्म तब, इवनिंग कूल के डाउन टाइम में एक्सरसाइजेस कर रही थी। तो जी। तब एक फोन आया था कोई जर्नलिस्ट का और उसने पूछा कि तो दूती नेक्स्ट रेस कब है। और तब सिर्फ दूती को नेशनल लेवल मीट में पार्टिसिपेट करने के लिए परमिशन मिला था और केस का जी हियरिंग तभी हुआ नहीं था क्योंकि ये जी जनवरी फरवरी के टाइम था और हमारा केस का हियरिंग मार्च में था। तो मुझे याद है कि दूती को सच में नहीं पता था कि कब इंटरनेशनल खेले और या फिर नेक्स्ट नेशनल कब है, उसके आगे जो उसका हियरिंग होगा, हियरिंग में क्या राय मिलेगा उसके ऊपर डिपेंड कर रहा था। तो दूती को जर्नलिस्ट ने पूछा कि दूती नेक्स्ट रेस कब है, और दूती वहां पे बैठ के तभी गोल्ड मेडल लेके आया है। बोला कि पता नहीं। और मुझे इतना बुरा लगा था उस दिन कि सच में गोल्ड जीती 18-year-old एक लड़की नेशनल गेम्स में गोल्ड जीती, इतना बड़ा चीज था और उनको पता नहीं था कि वही रेस लास्ट रेस है या नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी कूल डाउन कर रहा था, नेक्स्ट डे भी जाके एक्सरसाइज की और वो चलता रहा। और ये जो है कि इतना बैरियर्स मिलने से भी फिर से लड़ाई करो, लड़ाई करते चलो, नेवर गिव अप जो एटीट्यूड है
वो शायद अभी हम लोगों में भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो लॉकडाउन में हम लोग हर कोई किसी ना किसी तरह से अफेक्टेड तो हो ही रहा है, मेंटल हेल्थ हमारा अफेक्ट कर रहा है। तो इसमें जो ये नेवर गिव अप जो एटीट्यूड दूती के है, ये शायद हम सब में रहना चाहिए। नहीं तो ये जो चीज अभी चल रहा है इसको ओवरकम करना काफी मुश्किल रहेगा। जी। दूती कुछ बोलना है? अब मैं तो सब कुछ बोल चुकी हूँ मैं अभी। तो अभी बोलने का कुछ नहीं है, अभी तक जो चल रहा है सब ठीक ठाक चल रहे हैं। और अभी तो कोरोना वायरस के लिए अभी तो सब घर में है, मैं भी घर में हूँ अभी। तो वही भगवान के पास प्रार्थना कर रहा हूँ, अभी जल्दी से जल्दी वायरस को हटा देंगे तो फिर दुनिया पहले जैसे चल रहा था ऐसे चलते रहेंगे, फिर आगे हम खेलेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। ठीक है, ठीक है दूती, कोई क्वेश्चन है हमारे किसी को लेके, या नहीं तो थैंक यू मैं बोल दूंगी। और नहीं, मेरी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, टेक केयर एंड थैंक यू। मैं इन लड़कियों से थोड़ा बात करूंगी, इसके बाद भी पूछूंगी कि ये लोग क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं। उन लोगों ने सुन लिया कि तू घर में क्या एक्सरसाइजेस कर रही है, तो इन लोगों को भी कुछ करना चाहिए। क्या कर रही है ये लोग, इसके बारे में थोड़ा पूछूंगी मैं इसके बाद। ठीक है, थैंक यू दूती। वेलकम, থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। আমি একটু শুনতে চাইবো, প্রথম দিকের যে আলোচনাটা আমরা দুতির সাথে করতে চাইলাম সেটা হচ্ছে একজন হাই পারফরমেন্স অ্যাথলিট, একজন ইন্টারন্যাশনাল লেভেল এলিট অ্যাথলিট, তার জীবনে কি ধরনের সমস্যা এখন দেখা যাচ্ছে লকডাউনের কারণে। এখন তোমাদের ক্ষেত্রে অনুষা, আমি জানি খুব সিরিয়াসলি তুমি ফুটবল খেলছো, তোমার স্টেট মিট যেটা ছিল সেটা পোস্টপোন্ড হয়ে গেছে। তুমি ডিস্ট্রিক্ট সাউথ কলকাতা টিমের জন্য খেলবে আশা করছিলে, তাই তো? তোমারও যে স্টেট মিট ছিল এই সময় বোধহয় সেটা পোস্টপোন্ড হয়ে গেছে। তো এই নিয়ে যদি একটু। অ্যাকচুয়ালি এটা খুব ডেফিনেট ছিল না, কারণ ওটার জন্য আবার একটা টিম সিলেকশনের পুরো একটা ব্যাপার ছিল, আর ওটাতে আদৌ হবে কি হবে না আবার সেকেন্ড টাইম সেটাও একটা বড় প্রশ্ন ছিল। কিন্তু স্কুল গেমস অনেকগুলো পোস্টপোন হয়েছে, আর বেশ কয়েকটা ক্যান্সেল মনে হয় হয়ে যাবে পরবর্তীকালে। সেটাতে এখন ইনফ্যাক্ট আমাদের স্কুলের অনলাইন একটা সেশন শুরু করার কথা আছে স্কুলের ফুটবল টিমকে নিয়ে, যাতে আমরা যখন ফেরত যাব তখন আমরা অতটাও ল্যাক করব না। তো ওটা চলছে, ওটা শুরু হবে। বাট তাছাড়াও বাড়িতে এমনি এক্সারসাইজ চলছে, আর ফুটবল নিয়ে যেগুলো করা যায়, ড্রিবলিং বা জগিং, সেগুলো হচ্ছে। মেঘলিনা, তুমি বললে যে ব্যাডমিন্টন খেলা এখন বন্ধ ঠিকই, কিন্তু কিছু এক্সারসাইজ বাড়িতে করার চেষ্টা করছো, সেই নিয়ে একটু বলবে? আসলে আমার স্কুলে, মানে আমি এখান থেকে দুবাইতে ট্রান্সফার হব কিছুদিন পর, তো সেই পুরো ব্যাপারটাই পোস্টপোন হয়ে গেছে এই লকডাউনটার জন্য। কিন্তু আমার ওখানকার স্কুল তো শুরু হয়ে গেছে, আর এখানকার স্কুলের থেকে আমার টিসি হয়ে গেছে। এবার ওই জন্য এখন আমি অনলাইনে ওখানকার স্কুলেই পড়াশোনা করছি, সেটা ইন্ডিয়া থেকেও অ্যাভেল করা যায় থ্যাঙ্কফুলি। এবার এই স্কুলে আমাদের ফিজিক্যাল এডুকেশন ক্লাসও হচ্ছে, আমাদের সবার ক্যামেরা অন করতে বলছে, আর ম্যাট পেতে নানা রকমের এক্সারসাইজ, ওয়ার্ম আপ এক্সারসাইজেস, এগুলো সব চলছে। এবার সেগুলোই সারা উইক ধরে প্র্যাকটিস করছি, দুদিন মাত্র ক্লাস, বাকি দিনগুলো করছি। আর আমাদের একটা বেশ বড় ছাদ আছে, তো ছাদে স্কিপিং করছি এমনি, তারপর স্কোয়াটস, পুশ আপস, প্ল্যাঙ্কস, এরকম চলছে। ঐশী, আমি তোমার কাছে আসি। তো তোমাকে আমি বলেছিলাম যখন যে একটু দুটির প্রশ্ন ছাড়াও অন্য কথা কি বলতে চাও তুমি, তুমি তখন শুধু নিজেদের লকডাউনের প্রসঙ্গর বাইরেও কিছু প্রসঙ্গ তুলেছিলে, সেটা নিয়ে যদি একটু বলতে চাও। আমি বলতে চাই যে এখন লকডাউনে সবাইকে বাড়িতে থাকতে হয়, আর আমরা অনেক প্রিভিলেজ যে আমাদের এত বড় একটা বাড়ি আছে, আমরা খাবার পাচ্ছি, আমরা স্কুল করতে পারছি। কিন্তু মানে আমাদের শহরে অনেক পরিবার আছে যারা
রোজ কাজে বেরোয় আর রোজ যত কামায় সেটার উপর ডিপেন্ড করে। আর তারপরে খাবার দাবার ঠিক, এখন তো বাজার বন্ধ, খুব কম খাবারের সাপ্লাই, তো সবাই মানে ওই পরিবারের খাবার তারপরে থাকার জায়গা এসব নিয়ে খুব অসুবিধা হয়। আমরা বাড়িতে বসে আমাদের জিনিসগুলো নিয়ে কমপ্লেন করি, যেমন ওয়াইফাই চলছে না কিংবা এই চলছে না কিংবা এই, কিন্তু ওরা যারা বেসিক খাবার নিউট্রিশন পাচ্ছে না তাদের কথা আমরা একবারও ভেবে দেখি না, মানে তারা কি করে যে দিন চালাচ্ছে। আর যা যেরকম কেসেস বাড়ছে নিশ্চয়ই লকডাউন এক্সটেন্ড হতে পারে, তো এটা ওদের আরো এফেক্ট করবে। আর সেটা মানে আমাদের দেশে এত অনেকজন পভার্টি, তো আমাদের দেশে রেট অনেক হাই, তো এটা প্রায় সবাইকে ওরকম ভাবে এফেক্ট করছে। আর গভর্নমেন্ট যতই চায় সবার কাছে পৌঁছতে পারবে না। আর এর জন্য শুধু কোভিড-19 এর জন্য না, অনেক কারণেই লোকে মারা যাচ্ছে। এই যে লকডাউনের আইডিয়াটা, এটা কিছুটা আম, আহ, আমাদের আমরা দুতির সাথে কথা বলছিলাম, একটা সময় ওকে বলে দেওয়া হয়েছিল যে তুমি আর খেলতে পারবে না, যেন জোর করে। সেরকম একটা আমাদের ওপর থেকে একটা চাপ যে তোমাদের জোর করে এই রুলগুলো এই নিয়মগুলো মানতে হবে। যেমন ঐশী বলল যে সবার জন্য অভিজ্ঞতাটা সমান হচ্ছে না, কারণ বিভিন্ন মানুষের পরিস্থিতি বিভিন্ন রকমের। আমরা যারা এই অনলাইন একটা ডিসকাশন করতে পারছি তাদের এক ধরনের অ্যাক্সেস আছে, এক ধরনের প্রিভিলেজ আছে বলেই আমরা এটা করতে পারছি। মেঘলিনা, তুমি বললে 2 দিন হলেও তুমি অনলাইন ক্লাস অ্যাটেন্ড করতে পারছো। অনলাইন ক্লাস কিন্তু আমাদের দেশের বহু বাচ্চাই অ্যাটেন্ড করতে পারবার অবস্থায় নেই। তো এই ধরনের বিষয়গুলো নিয়েও আমাদের আমরা ভাবছি বটে, কিন্তু বিশেষ কিছু যে করে উঠতে পারছি তা নয়। এই লকডাউনের কারণে আমরা যেটা দেখলাম যে দ্যুতি চাঁদের ক্ষেত্রে, ও একজন ইন্টারন্যাশনাল অ্যাথলিট, আমি আরো তোমরা কেউ কেউ জানবে অনেক ইন্টারন্যাশনাল অ্যাথলিটদের সাথে রেসলম্যানিয়া যাও একজন, আজ সকালেই আমার ওর সাথে কথা হচ্ছিল, বাড়ির থেকে এক্সারসাইজ করছে। আমি আজকে একটা ভিডিও দেখছিলাম রাফা নাদাল আর রজার ফেডারারের, তারাও নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে যে বাড়িতে কিভাবে তারা এক্সারসাইজ করছে। রাফা নাদাল বলছে আমি একটা টেনিস র্যাকেট ধরিনি ইন উইকস। তো এই ধরনের সবারই একটা জীবনটা যেন ভীষণ পাল্টে গেছে, খেলাধুলার ক্ষেত্রে আরোই পাল্টে গেছে। আমার জার্নালিস্ট বন্ধুরা আমাকে বলছে যে হঠাৎ করে যেন কিছু লেখার নেই, কারণ কোনো খেলাধুলাই হচ্ছে না, কোনো মিট নেই। এবং সেজন্য খেলাধুলা, যেটা কিনা একটা বিশাল ইন্ডাস্ট্রি, শুধুই একটা কালচার, কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম ইট হ্যাজ বিকাম আ হিউজ ইন্ডাস্ট্রি। সেখানে জার্নালিস্ট থেকে শুরু করে সবারই মনে হচ্ছে যে হঠাৎ যেন কিছু করার নেই। এবং যারা অ্যাথলিট তাদের তো একদম ধাপে ধাপে একটা প্ল্যানে চলে। দ্যুতির ক্ষেত্রে একটা ভীষণ রেজিমেন্টেড, ভীষণ স্ট্রিক্ট প্ল্যান। অনুষার ক্ষেত্রে হয়তো অতটা স্ট্রিক্ট নয়, কিন্তু তবুও একটা প্ল্যান যে আমি কোয়ালিফাই করতে চাই, এই ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট মিটটায় খেলতে চাই। সবগুলোতে কিরকম একটা বাধা পড়ে যাচ্ছে, তাই তো? তো তোমরা এই পুরো যে একটা হঠাৎ জীবনের মধ্যে একটা এমন জিনিস এসে পড়লো যেটার কিভাবে, মানে এটা তো আমরা কেউ আশাই করিনি। তো এই একটা অস্থির অবস্থাতে মেন্টালি কিভাবে কোপ করছো সেটা যদি একটু বলে ছোট্ট করে আমরা সবাই তারপরে নয় শেষ করবো। মেঘলিনা? আমার যেহেতু আমার যেহেতু ট্রান্সফার হওয়ার কথা, ওই জন্য আমার একটা তো ছিলই বন্ধুদের মিস করব, এসব ব্যাপার স্যাপার ছিল। এবার আমি ভেবেছিলাম যে ওখানে তাড়াতাড়ি চলে যাব, তারপর ওখানে তাড়াতাড়ি অ্যাডাপ্ট করে নেবো, ওখানে বন্ধু বানিয়ে নেব, ওখানে সবকিছুই করবো যেগুলো এখানে করতাম। কিন্তু এখন যেন মানে আমার মাঝে মাঝে মনে হয় যেন ঠিক কোথায় আছি জানি না, মানে কারণ মাঝখানে যেন আটকে আছি, কারণ এদিকেও কিছু হচ্ছে না ওদিকেও কিছু হচ্ছে না। তো ওই জন্য মানে প্রথমে এরকম খুব নেগেটিভ লাগতো, কিন্তু মানে কি করব, কিছু তো করার নেই না, আমার হাতে তো এগুলো নেই। তো ওই জন্য এখন পজিটিভ দিকটা দেখার চেষ্টা করছি। আর হ্যাঁ, মার সাথে অনেক টাইম কাটাচ্ছি, তারপর
সব বন্ধুদের সাথে ফোনে কথা টথা বলছি এরকম ভাবে। অনুষা? তো আমার তো ক্লাস 10 থেকে 11 হলো, তো আমার এখনো 3টে বোর্ডের পরীক্ষা বাকি আছে, আমার আর রয়েছে দুজনেরই। তো ওটা একটু ইনডেফিনিট, কারণ এখন আমাদের 11 এর ক্লাসেসও শুরু হয়ে গেছে। তো এখন 10 পড়বো না 11 পড়বো, কাউন্সিল কিছু বলছে না। আর এদিকে দুটোই বলছে যে দুটোই পড়ো। তো এটা একটা আছে আনসার্টেনিটি, কিন্তু তাছাড়াও বন্ধুদের সাথে ইন্টারাকশন বেশি হয়ে যাচ্ছে, কারণ যেরম হওয়ার সেরম হচ্ছে। আর কি, বাড়ির লোকেদের সাথে অনেক বেশি সময় কাটানো যাচ্ছে। এটা একদিকে ভালো, কারণ ইউজুয়ালি যাদের সাথে খুব কম সময় কাটানো যেত বাড়িতে, তাদের সাথেই এখন সারাদিন কাটাতে হচ্ছে। ঐশী, তুমি আমি আগে যখন তোমার সাথে এই ডিসকাশনের আগে ফোনে কথা বলছিলাম, তুমি বলেছিলে তুমি এই প্রসঙ্গে, লকডাউন প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের একটি যে মানে আরেকটা প্রসঙ্গ, মানে ভারতবর্ষ নট নেসেসারিলি প্রসঙ্গে তুমি আরেকটি জায়গার লকডাউনের প্রসঙ্গ তুলেছিলে, এবং সেই প্রসঙ্গ এবং তার সাথে তোমার নিজের এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে যদি একটু শেষ কয়েকটা কথা বলো, তারপরে আমরা শেষ করে দেবো আজকের আলোচনা। আমি বলছিলাম কাশ্মীর লকডাউন নিয়ে। আগের বছর যেটা শুরু হয়েছিল, ওই 370 রিভোকেশন অফ 370 আমাদের গভর্নমেন্ট করেছিল। তো সেটার জন্য 8 মাস 14 দিন লকডাউন ছিল কাশ্মীরে। আর লকডাউন যেমন যেমন আমরা খাবার কিনতে বেরোতে পারছি কিংবা বারান্দায় ছাদে ঘুরতে পারছি, ওদের ওরকম লকডাউন ছিল না। ওদের খাবারের উপর কমপ্লিটলি ডিপেন্ড করতো মিলিটারি, যারা ওদের জন্য এভরি উইক খাবার দিয়ে যেত। আর ওদের স্ট্রিক্টলি জানলা দরজা খোলা অ্যালাউড ছিল না। আর ওদের তো সবাই জানে কোনো মানে বাইরের দুনিয়ার সাথে ওদের কোনো কানেকশন ছিল না। ওদের ইন্টারনেট, মোবাইল সব মানে নেটওয়ার্ক সব কেটে দেওয়া হয়েছিল। তো 8 মাস 14 দিন ওইরকম একটা লকডাউনের থ্রু যাওয়া, আর আমরা যে 1 মাস 1.5 মাস ধীরে ধীরে যাচ্ছি, সেটা আমরা নিজেই বুঝতে পারছি কত ডিফিকাল্ট এই কাজটা। কারণ বাইরে না যেতে পাওয়াটা খুব টাফ আমাদের সবার জন্য। কিন্তু ওরা যে 8 মাস 14 দিন আরো কষ্টে কাটিয়েছে, সেটা আমাদের রিয়েলাইজ করতে হবে। আর আমাদের বুঝতে হবে আমরা কত লাকি যে এত লাক্সারির মধ্যে আমরা বাড়িতে আছি। এবং আমরা কজটাও জানি এটার, COVID-19, কিন্তু কাশ্মীরে যারা ছিল তারা ঠিক করে কিছু জানতো না কেন হচ্ছে, কি হবে এরপর, পুরো আনসার্টেনিটিতে। আর হ্যাঁ, সেটাই বলতে চাইবো। তোমরা খেলাধুলা করছো, খেলাধুলা করতে থাকো, সেটা প্রফেশনালি হোক বা রিক্রিয়েশনালি হোক। মনে রাখতে হবে যে খেলাধুলা একটা বড় দিক হচ্ছে মেন্টাল হেলথ। ফিজিক্যালি ফিট, ফিজিক্যাল এক্সারসাইজের মধ্যে থাকতে পারলে মানসিকভাবে ভালো থাকা যায়। এবং সেইটা মনে রেখে আমাদের সকলকেই একটু হলেও এক্সারসাইজ করা, নিজের পছন্দের র্যাকেটটা নিয়ে, শাটলটা নিয়ে একটু মেরে দেখা, বা ফুটবলটা নিয়ে একটু দেওয়ালে মেরেই খেলে দেখা, এইগুলো চালিয়ে যেতে হবে এবং ভালো থাকার চেষ্টা করতে হবে সকলকে।